गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्लास 12th का भी आया हुआ है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो उर्दू इलेक्टिव हो या उर्दू कोर, दोनों अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और कोर्स बी है तब तो आप ये पेपर देखेंगे। अगर आपके पास उर्दू ए है तो भी आपका पेपर भी अपलोड किया जा रहा है, तो आप वो देख लेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जी बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई आपका जो टाइमिंग रहने वाली है वो 3 आवर यानी 3 घंटे की रहने वाली है। इसके अलावा जो आपके मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का रहेगा पेपर। ठीक है, ये आपका उर्दू कोर्स बी है जो जनरली दिल्ली के स्कूल्स में चलता है, दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में चलता है, जहाँ थर्ड लैंग्वेज को माना जाता है। इस बुक का नाम आपका जान पहचान और दूर पास है। ठीक है, 2 बुक्स आपकी चलती हैं। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे आपको पहला जो सेक्शन ए है यानी अलिफ है, इसमें दिया गया ये इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ जो सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। ये 1 into 10 यानी 10 सवाल होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि भाई रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह अल्तमिश की बेटी थी। अपने भाई बहनों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी ही में उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि यानी कि जो उनके वालिद साहब थे वो जानते थे कि बेटे जो हैं वो ऐश पसंद हैं। बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता है। ठीक है, यानी सिर्फ उनकी जो बेटी थी यानी रज़िया सुल्तान जो थी, सिर्फ वही इस हुकूमत को आगे बढ़ा सकती थी, अदरवाइज़ उनके बेटों में ये सलाहियत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को ही जानशीन मुकर्रर कर दिया था। यानी उनके बाद जो तख्त और ताज पे बैठेगी, तख्त और ताज की वारिस होगी, वो उनकी बेटी होगी। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। ठीक है, तख्त नशीनी, क्योंकि पहले चांदी के सिक्के ही चलते थे, है ना। तख्त नशीन होने पर रज़िया सुल्तान ने अहद किया कि यानी जब वो तख्त नशीन हुई तो उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया। क्या किया? मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं हूँ। ठीक है, और ये तो चीज़ें देखिए, ये तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, कि कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, कौन ज़्यादा ज़हीन है और कौन हम कहते हैं कुछ ज़हन है। ये तो सब इंसान की बनाई हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा औरतें कुन ज़हन हों और आदमी बहुत ज़हीन हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, या ये ज़रूरी नहीं है कि औरतें ही खाना अच्छा पकाएं, आदमी ना पका पाएँ, है ना। बड़े से बड़ा शेफ़ आदमी ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे बनाए हुए मिथ हैं, हम कह सकते हैं। बाकी सलाहियत सबके ऊपर अल्लाह पाक ने अलग अलग दी है ना। किसी को किसी चीज़ में सलाहियत है तो किसी को किसी चीज़ पे। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लड़की है तो ये ऐसी ही होगी और ये लड़का है तो ये ऐसा ही होगा, है ना। आगे देखिए, पहला सवाल लिखा है रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो अभी आपने पढ़ा वो दिल्ली के बादशाह अल्तमिश की बेटी थी। यहाँ लिखा है रज़िया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी, तो आपको पता है वो हिंदुस्तान की मलिका थी। आगे लिखा है रज़िया सुल्तान की क्या खूबियाँ थी, है ना। तो क्या खूबियाँ थी कि वो बहुत ज़हीन थी, है ना, मेहनती थी, होशियार थी। तख्त नशीन होने पर रज़िया ने क्या अहद किया, तो उन्होंने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा है रज़िया सुल्तान के भाई कैसे थे। तो आपको पता है कि भाई उनके जो भाई थे वो ऐश परस्त थे, आराम पसंद थे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हुए। ठीक है, अब देखिए आपको अलिफ और बे दोनों करने हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ अलिफ भी करना है और बे भी करना है। तो अब बे में क्या लिखा है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाया, पहना के सब्ज़ खिल्लत उनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ए मेहरबां उगाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख़ा बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको कदरदां बनाया, है ना। ये आपकी नज़्म है, आपको पता है ये एक हम्द है, यानी अल्लाह पाक की तारीफ़ हो रही है इसमें। और इसको किसने लिखा है, इस्माइल मेरठी ने लिखा है।
अब आपका पहला ही सवाल यहाँ इन्होंने दे दिया है, इस नज़्म के शायर का नाम लिखिए। तो आपको पता है इस नज़्म के शायर कौन है, इस्माइल मेरठी। अगला सवाल लिखा है, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ करते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया उसे हम्द कहते हैं, है ना। आगे लिखा है, खुदा ने मिट्टी से क्या उगाया है। तो आपने अभी पढ़ा कि भाई खुदा ने मिट्टी से बेल बूटे उगाए हैं, ये देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती हैं, यानी किसके नाम का जिक्र करती हैं। तो अल्लाह के, है ना। अल्लाह लिख लीजिए या खुदा ताला लिख लीजिए। आगे लिखा है, खलत और चश्मा के क्या मायने। देखिए, खलत कहते हैं सबसे लिबास को, मतलब एक कीमती लिबास, है ना, जो किसी बादशाह वगैरह की तरफ से गिफ्ट में दिया जाए। और चश्मा कहते हैं वो जगह, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से पानी फूट के निकलता है ना। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए, यानी ऊपर के ये दोनों सवाल आपको करने हैं, शेरी भी और उससे ऊपर जो ये नसरी रज़िया सुल्तान वाला था ये भी, दोनों को आपको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पिछली बार बच्चों ने ये गलती की थी, वो अलीफ और बे देख के दोनों में से कोई एक करके आ गए थे, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट गए थे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों सवालों के जवाब देने हैं, यानी ऊपर वाला पैराग्राफ भी पढ़ना है और शेर वाला जो शेरी इक़्तिबास है उसको भी पढ़ना है, दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, दोनों के जवाब देने हैं। अब ये आपको गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है, अब आपको इसके पढ़ के इसके जवाब देने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इक़्तिबास है। ठीक है, इसको पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा है। 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में दो मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। ठीक है, ये 15 और 16वीं सदी में थे, दो शताब्दी जिसे आप बोलते हैं, है ना। कौन थे, एक तो कबीर दास जी थे और दूसरे बाबा गुरु नानक साहब थे, है ना। तो यहाँ लिखे कबीर ज़िला बस्ती के रहने वाले थे। ठीक है, आगे लिखते हैं, वो बेलौस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर उठते थे। ठीक है, उनके दोहे आज भी ख़ास और आम लोगों में यकसा मकबूल हैं। आपने पढ़े होंगे कबीर के दोहे, हिंदी में तो अक्सर चैप्टर रहते हैं, है ना। आगे लिखते हैं, दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं। ठीक है, गुरु नानक नेक और पाक बाजी का नूर बनकर पंजाब की सरजमीन पर उभरे थे, यानी इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, पंजाब में हुई है। ठीक है, उनकी रूहानी आवाज़ ने खुदा परस्ती और खरे इंसानियत का आम प्रचार किया। ये हिंदी वर्ड है ना, प्रचार किया यानी उसको फैलाया। ठीक है, आगे लिखते हैं, कबीर का ज़्यादातर कलाम पूर्वी ज़बान में है, जो उन इलाक़े की ज़बान थी, यानी जो उस इलाक़े की ज़बान थी उसी में ही उनका ज़्यादातर कलाम है, जिसे हम खड़ी बोली या ब्रज भाषा कह सकते हैं। आगे लिखते हैं, गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी ज़बान में है, क्योंकि वो उसी जगह के थे। आगे लिखते हैं, लेकिन इन दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसानी दोस्ती, ठीक है, यानी कि दोनों अलग थे, दोनों की सरज़मीन अलग है ना। दोनों का लिखने का तरीक़ा, दोनों की ज़बान, सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन दोनों में जो पैगाम है वो सेम है। क्या है कि इंसानी दोस्ती, है ना, आलमी अमन यानी कि दुनियावी अमन और खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। दोनों ने उनकी अखलाक़ी कदरों की तालीम दी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों कहीं भी हों, कुछ भी ज़बान इस्तेमाल करते हों, लेकिन दोनों ने जो दरस दिया है वो एक ही दिया है ना, कि इंसानी दोस्ती, मिलजुल के रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, अब देखिए लिखा है, कबीर और गुरु नानक का ज़माना कौन सा था, अभी आप पढ़ के आए 15 और 16। कबीर की शोहरत की वजूहत क्या क्या हैं, तो अभी आपने पढ़ा कि भाई उन्होंने दोहे लिखे, है ना, और वो जो है आपका यहाँ बेलौस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम देते थे। ठीक है, और दुख भरा दिल है उस पर मरहम का काम करते थे। गुरु नानक ने किस चीज़ का यहाँ पे प्रचार किया है, तो देखिए अभी आपने पढ़ा कि गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानों में आम प्रचार किया, है ना, इंसानियत का क्या करा, आम प्रचार किया। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस ज़बान में, तो अभी आपने पढ़ा पंजाबी में। गुरु नानक और कबीर के कलाम की क्या ख़ास खूबियाँ हैं, तो देखिए उनके कलाम की सेम जो खूबियाँ हैं वो यही हैं कि दोनों इंसानी दोस्ती, आलमी अमन और खैर सगाई और वतन परस्ती की बात करते हैं।
अब देखिए लिखता है, आते हैं याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। ठीक है, आगे लिखते हैं, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसलों की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, परिंदे को क्या याद आता है, तो परिंदे को याद आता है कि भाई वो किस तरह से मतलब उसे अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है कि वो किस तरह से बागों में टहलता था, पूरे में चहचहाता था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था, है ना। आज़ादी का मुतज़ाद क्या होगा, आज़ादी मतलब होता है, मुतज़ाद मतलब होता है बेटा अपोज़िट, है ना। आज़ादी मतलब अब जब हम खुले हुए हैं तो आज़ादी का अपोज़िट क्या हो जाएगा, क़ैद। ठीक है, अगला सवाल लिखा है, दिल पर चोट क्यों लगती है, क्योंकि भाई वो पिंजरे में क़ैद है ना, इसलिए उसके दिल पर चोट लग रही है। ठीक है, आगे लिखा है, परिंदे का आशियाना किस दम से आबाद था, यानी किस दम से आबाद था, जब वो आज़ाद था, है ना। उसका जो आशियाना आबाद था वो किस लिए आबाद था, क्योंकि वो आज़ाद था। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामिनी सी मूरत, है ना, तो ये चीज़ है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की। इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है, लिखिए, तो देखिए, आज़ादियाँ कहाँ वो अपने घोंसलों की, ये का अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। क्योंकि पहले भाई वो आज़ाद था तो जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे आता और जाता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब वो क़ैद में आ गया है किसी के, और वो अपनी मर्ज़ी से आ जा नहीं सकता। अगला सवाल लिखा है, मंदरजा झील उन्वान पर कम से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है। कौमी त्यौहार, अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि मैम ये तो सिर्फ एक ही चीज़ दे दी, तो बेटा कौमी त्यौहार दिया है तो अब कौमी त्यौहार में आप कोई भी कौमी त्यौहार को ले सकते हैं, चाहे आपने ईद याद किया हो, चाहे आपने होली याद किया हो, चाहे दिवाली हो, है ना। पहले आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखेंगे कि भाई हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ पे मेनली 2 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। एक होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, कौमी त्यौहार है ना, हाँ सॉरी। तो आप लिखेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें 2 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, एक कौमी और एक मजहबी, है ना। मजहबी में आपके होली, दिवाली, ईद, बकरीद ये सब आते हैं, जबकि कौमी त्यौहार में आपके 3 त्यौहार आते हैं। पहला आता है आपका यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त, यौम जमहूरिया यानी कि आपका 26 जनवरी, ठीक है। इसके अलावा आपका गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, मैंने भी आपको ईद बकरीद बोल दिया, वो मजहबी त्यौहार है, सॉरी, है ना, कंफ्यूज हो गई थी मैं। खैर ठीक है, तो अब आप इसमें यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती तीनों में से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और ये चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें आपका इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसका नाम रखा है पैराग्राफ और ऐसे, तो उसमें आपको तमाम पैराग्राफ और ऐसे वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट आपको जो सवाल दिया गया वो लिखा है, प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। ठीक है, तो अब आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए और कोई भी वजह आप बता सकते हैं, बीमारी भी बता सकते हैं, घर में कोई ज़रूरी काम है ये भी लिख सकते हैं, शादी में जाना ये भी लिख सकते हैं, गर्ज के आपको ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए बस। ठीक है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप दूसरा ये कर सकते हैं कि स्कूल की फ़ीस जमा कराने के लिए वालिद को ख़त लिखना है, कि भाई वालिद साहब को आप ख़त लिखेंगे कि पापा या अब्बू या वालिद साहब जो भी आप कहते हैं, हमारे स्कूल की फ़ीस का टाइम हो गया है और आप मेहरबानी करके फ़ीस को भेज दीजिए जितनी जल्दी हो सके ताकि मैं स्कूल की फ़ीस जमा करवा सकूं, है ना। तो इस तरह से ये आपके सारे ख़त और दरख्वास्त अपलोड हैं और ऐसे भी अपलोड है, तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब ये 5 मार्क्स का आपका रहने वाला है, रतन सिंह की अद्य खदमात आपको लिखनी है। ठीक है, तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आप लोगों को अपने चैप्टर
और चैप्टर के जो अदीब हैं या जो शायर हैं उनके बारे में भी याद करना है। ठीक है, अगर आप रतन सिंह के बारे में नहीं लिख सकते हैं तो आप इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान पर भी लिख सकते हैं। या का मतलब होता है कि ऑप्शन है ना, चाहे इस पे लिखिए चाहे इस पे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा है मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो साहिल लुधियानवी की शायरी का इख्तिसार के साथ लिखिए। यानी दोनों का मतलब यही है कि या तो मीर की शायरी पे लिखिए, उनकी हालात ज़िंदगी लिखिए, या साहिल लुधियानवी की शायरी और उनकी हालात ज़िंदगी लिखिए। ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है दर्ज झेल सवालात के आपको जवाबात देने हैं, सही लगाना है निशान, यानी MCQ है। हम यहाँ लिखा है वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिसमें फ़ाइल हमें मालूम नहीं है उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए, जिसमें हमें काम करने वाला मालूम नहीं होता है उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। ठीक है, और जिसमें मालूम होगा उसे फ़ेल मारूफ़ कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें काम करने वाला मालूम हो उसे मारूफ़, ठीक है, जिसे ना मालूम हो वो मजहूल। ठीक है, आगे चलते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता है उसे फ़ेल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है लफ्ज़ शिकस्त। शिकस्त मतलब होता है हार, उसका मुतज़ाद यानी उसका उल्टा। तो हार का मुतज़ाद क्या होगा, फ़तेह। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है लफ्ज़ आलात का वाहिद क्या होगा, तो आला का वाहिद होगा, आलात का वाहिद होगा आला। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ज़ेल के अल्फाज में मुज़क्कर अलग कीजिए। मुज़क्कर मतलब आदमी, है ना। देखिए मलिका औरत होती है, बेटी औरत होती है, बहन औरत होती है, तो आलिम। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मद्दे ज़ेल में से किस लफ्ज़ में साबक़े का इस्तेमाल है। ठीक है, साबक़ा किसे कहते हैं, जो आगे लगे। ठीक है, तो अगर आप देखें गुलदान तो इसमें पीछे लगा है ना। महकदार इसमें भी पीछे लगा है ना। सुखनवर इसमें भी पीछे लगा है, तो सिर्फ खुशकिस्मत इसी में ही आगे लगा है, तो खुशकिस्मत में ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला सवाल लिखा है मद्दे ज़ेल अल्फाज में जमा लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। जो लफ्ज़ जमा है, ठीक है, तो इसमें अशजार ये जो है ये जमा, ये शजर की जमा है। ठीक है, जबकि अफसर एक ही वर्ड है, मकान एक ही है, क्योंकि मकान का अफसर का अफसरान हो जाएगा, मकान का इमकान हो जाएगा। रूह है ना, रूह भी ये क्या है, ये भी आपका सिंगल है। तो इस तरह से ये था आपके सवालात। अब आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, जो ऐसे अल्फाज जो हम आवाज़ हो, है ना, जैसे कहाँ, बयां, समा, जमा, है ना, जिसमें लास्ट में एक जैसी आवाज़ है तो उसे काफ़िया कहते हैं। और जो सेम लफ्ज़ होते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। ये शायरी की एक किस्म है ना, शायरी का ही एक हिस्सा है बल्कि। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल आपका लिखा है दर्ज ज़ेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना, यानी इनका आपको मायने नहीं बताने, मानना नहीं बताने, सिर्फ आपको इस्तेमाल करना, हथियार डालना। जैसे पुलिस को देखकर चोर ने हथियार डाल दिए, है ना, यानी हार जाना। हथियार डालने का मतलब होता है हार जाना। भेस बदलना, भेस बदलना मतलब भेस को चेंज कर लेना, है ना। तो कहते हैं कि मान लीजिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि पुलिस को देख के चोर ने भेस बदल लिया, है ना, वो कुछ का कुछ बन गया ताकि बच सके। दिल बाग बाग होना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, तो जब मैं क्लास में पास हुई या फर्स्ट आई तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, है ना। दांतों तले उंगलियां दबाना, जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो क्वेश्चन पेपर देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लीं, है ना। कोई चीज़ जब समझ में नहीं आए, डर जाएं, घबरा जाएं, तो दांतों तले उंगलियां दबाते हैं टेंशन में। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अगला सवाल लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, भीमराव अम्बेडकर। लिखा है उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो उनका पूरा नाम क्या था और उनका ताल्लुक़ कौन से ख़ानदान से था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ज़ालाबारी से क्या नुकसान होते हैं, यानी ज़ालाबारी किसे कहते हैं, जो ओले गिरते हैं उससे क्या नुकसानात होते हैं। तो ये खुदा के नाम ख़त है, उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे लिखा है बेतकल्लुफ़ी जो मज़मून है उसका मरकज़ी ख़याल क्या है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को चैप्टर में करा रखी हैं, आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट देखें। आपकी प्लेलिस्ट है क्लास 10th उर्दू के नाम से, है ना। इसके अलावा आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर पिछले साल के, वो सब भी अपलोड हैं। अगर आप चाहें तो उससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल लिखा हुआ है उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई। तो उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ठीक है, रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की। तो ये अब आप चैप्टर में देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है।
ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ अगला सवाल लेकर है, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता। तो वो गिलहरी कहती है ना कि ज़रा सी छालिया ही तो तोड़ के दिखा दे, है ना। छालिया तोड़ के भी नहीं दिखा सकते और अपनी जगह से हिल के दिखा दो भाई, हिल भी नहीं सकते तुम अपनी जगह से, है ना। तो जब दोनों में बहस होती है पहाड़ और गिलहरी, जो आपकी नज़्म है, ये उससे ही लिया गया सवाल है। हम के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है। तो आपने अभी जो हमद पढ़ी थी, है ना, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, तो ये इस्माइल मेरठी साहब ने लिखी है। तो कारखाने से मुराद अल्लाह ने जो ये दुनिया बनाई है ना, दुनिया लिया गया है कारखाने से मुराद, तो आप इसे लिख सकते हैं। आगे दर्जा ज़ेर सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। तो अब आपको यहाँ पहला सवाल लिखा है, जो ये दर्जा ज़ेर शेर जो ये आपको दिया गया है, इसमें कौन से सनद का इस्तेमाल किया है ये बताना है। तो नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी है, गुलाब की सी है, इसमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई इसमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया है कि किसी को किसी के मानिंद बताया गया है, किसी को किसी के बराबर बताया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। दर्जा ज़ेर शेर किस शायर का है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये शेर किसका है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो आपको पता है ना ये इसका मतलब क्या है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, है ना, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। आगे यहाँ लिखा है, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था। तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम मोहम्मद वली था। आप लोग लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे इनका नाम पूरा मोहम्मद वली ही था। ठीक है, वली मोहम्मद था या मोहम्मद वली था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वली मोहम्मद ही था, है ना, लिख लीजिए वली मोहम्मद। तो इनका पूरा नाम वली मोहम्मद था। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एक सैम्पल पेपर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसे सॉल्व किया तो कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे, है ना। तो देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, आप कितना कर पाते हैं, और जो गलत रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार जाके सारी चीज़ें प्लेलिस्ट से दोबारा से पढ़ लीजिए, है ना, रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, बच्चों का एक कमेंट ये रहता है कि मैम दूर पास से कुछ आएगा या नहीं। तो बेटा देखिए, अभी हमने पूरा सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है, इसमें कहीं भी दूर पास का कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोग से एक बार यही कहूँगी कि भाई आप पढ़ के जाएं, क्योंकि वो सिलेबस में शामिल है। अभी जब हमने सिलेबस डिस्कस करा था पिछली वीडियो में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो हो सकता है एग्ज़ामिनर आपको एग्ज़ाम में सवाल दे दे, तो आप फिर क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो छोड़ने से बेहतर है आप लोग पढ़ लें। उस वाली बुक में कुछ ज़्यादा मतलब हार्डनेस नहीं है, वो बहुत इजी बुक है, बस उसमें स्टोरी है और कुछ सवालात हैं। अगर आप स्टोरी पढ़ लेंगे तो सवालात के जवाब बहुत आसानी से आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी बुक्स, उनकी आंसर्स, एक्सप्लेनेशन सब आपका अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।